हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एनालिसिस। क्लास 11th का कौन सा टॉपिक हमको देखना है? वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये इसके बारे में जानकारी है तो आप और भी चीज़ें जान लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज होने वाला है। ठीक, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वेक्टर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। जैसे हम मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, ठीक, आप उसमें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या नॉर्मल चीज़ों की बात करूँ अगर मैं, ठीक, तो आप वहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको केवल दो डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, या तो आप इधर जाओगे, या तो राइट या तो लेफ्ट, ठीक है ना। लेकिन जब हम 3D मोशन की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, या फ्री स्पेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमको हर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसी चीज़ की आवश्यकता होती है जो हर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो वहाँ पे हमको वेक्टर चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो हमने क्या देखा है, हमने क्लास 10th में भी देखा है, क्लास 9th में भी, कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है, क्या हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? वेक्टर और स्केलर। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज बात आती है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्या केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगी? नहीं, ये आपने पहले पढ़ा था। ठीक, एक चीज और ऐड हो जाएगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जो वेक्टर एडिशन का रूल होता है, ठीक, नॉर्मल स्केलर एडिशन नहीं, जैसे आप 2 में 3 को ऐड करते हो कितना आता है? 5 आता है, तो इस तरह का एडिशन नहीं होगा। ठीक है, वेक्टर में क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक एडिशन होता है जिसके लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अगर कोई क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें डायरेक्शन भी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, ये तीनों फॉलो करती है, तो ही हम इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। ये कहाँ पे हमारा पता चला था? जब हम क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल इन दोनों डिफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में, करंट में क्या होता है? करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसमें नॉर्मल एडिशन होता है, स्केलर एडिशन, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वो फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की, वेक्टर और स्केलर। ठीक है, मैग्नीट्यूड जिसमें हो, डायरेक्शन हो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर किसको बोलेंगे? जिसमें केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर की, केवल वेक्टर की बात करूं, ठीक है, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, तो वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर जो होता है, ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहला काम तो जानना कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, तो देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लो कि ए वेक्टर है आपका, ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि इसके ऊपर आप एरो लगा दो। क्या लगा दो? एरो। ठीक है, या ए लेटर को आप बोल्ड में लिख दो, किसी बुक में आपको बोल्ड में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक, बोल्ड लेटर में आपको लिखा हुआ मिलेगा ए, तो हम इसको भी क्या बोल देंगे? वेक्टर क्वांटिटी ही बोलेंगे। या इसके ऊपर क्या लगा हो? एरो। एरो रिप्रेजेंट क्या करता है? एरो देखिएगा रिप्रेजेंट क्या करता है, एरो में जो ये लेंथ है इसकी, ठीक है, ये जो इसका लेंथ है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। किसको? मैग्नीट्यूड को। ठीक है, और ये जो एरो है ये, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है किसका? डायरेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। तो आपको पता है कि वेक्टर किससे किससे मिलकर बना होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? ए के ऊपर एरो लगा देते हैं, और एरो में ये वाला सिंबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। इसमें इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है, और इसको बोलते हैं हेड। भाई ये इसका सर है और इसका क्या है? पूंछ। क्या है? पूंछ। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक चीज और कि इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम? अगर कहीं वेक्टर ए लिखा है
और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम इसको ऐसे मॉड में कर देते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, या हम क्या करते हैं सीधे वेक्टर का सिंबल हटा देते हैं, केवल ए लिख देते हैं, ठीक। तो अगर हमको इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो उसका तरीका होता है कि वेक्टर को हटा दो, ठीक, या तो मॉड लगा दो, ठीक है। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि ए के ऊपर हम वेक्टर का सिंबल, एरो का सिंबल लगाते हैं, और या तो क्या करते हैं इसको हम कैपिटल इसको ए को बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, एक मिनट, बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का केवल हमको क्या करना है, रिवीजन करवाना है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, जो बच्चे क्लास 11th में हैं और नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या करेंगे, एक बार इसको देख सकते हैं एक फ्लो में, ठीक है। तो अगला हम क्या आते हैं, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, ठीक। टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, कोलिनियर, कोप्लेनर, कोनिशियल, जीरो, और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको तामझाम, ठीक। लेकिन जो मेन है वो आपको मैंने सामने रख दिया। मैं जल्दी आपको एक एक करके समझाता जाता हूँ, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, देखिएगा। आपको बस इतना ध्यान देना कि वेक्टर में दो ही चीज होती है, क्या क्या होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। ये दो चीजें आपको लेके चलनी है, तो ध्यान दीजिएगा। इक्वल वेक्टर क्या होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैं ऐसे ही आपको समझाता चल रहा हूँ, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। जैसे देखिएगा, अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर और यहीं पे आ जाए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, वेक्टर ए के डायरेक्शन में हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, मतलब ये लेंथ भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर। दूसरा निगेटिव वेक्टर, निगेटिव क्या होता है, डायरेक्शन चेंज कर दो आप, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ये माइनस ए वेक्टर, ये ए है अगर, तो इसी के लेंथ में अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर माइनस में हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर हो जाएगा, केवल डायरेक्शन को चेंज कर दें अगर हम, ठीक है ना। ये हो गया निगेटिव वेक्टर। अगला मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है भाई, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, वेक्टर ये हो गया, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का मतलब मॉड लगा दें हम, ठीक, मतलब उसका क्या करना है हमको, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। ये टाइप नहीं है, ठीक है, ये किसी वेक्टर का मॉड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, ये टाइप नहीं है, ठीक है। अगला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में अपने भर भी लीजिएगा कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई के डायरेक्शन में क्या होता है, जे कैप, ये आगे भी बताया जाएगा, और के वाले डायरेक्शन में क्या होता है, सॉरी जेड वाले डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ये 3 डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, जे कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या होगा, के कैप, ठीक है ना, समझ में आया। ये हो गया आपका। चलिए उसके बाद हम क्या देखते हैं, फिक्स्ड वेक्टर। जो वेक्टर फिक्स्ड हो, जिसको हम यहाँ से वहाँ उठा करके ना ले जा सके, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर। उसी तरीके से उसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्री वेक्टर। जिस वेक्टर को हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। कोलिनियर क्या होता है, जो वेक्टर एक ही लाइन में हो, जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, एक ही लाइन में है, तो इसको हम बोलेंगे कोलाइनर, कोलिनियर वेक्टर। छोटा है बड़ा है इससे हमसे लेना देना नहीं है, बस इसी के लाइन में अलाइन होना चाहिए, ठीक। कोप्लेनर क्या होगा, ये आपको एक प्लेन दिख रहा है, इसमें जितने भी वेक्टर आप बना दोगे सारे क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर ही हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं, बस नॉर्मल चीजें हैं यार, समझना है, देखना है थोड़ा सा। को इनिशियल क्या है, जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। जिन जिन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जैसे 3 वेक्टर हैं ए बी सी, ठीक है, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, यहाँ से, तो हम इसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, ठीक। अगला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, और इसकी डायरेक्शन को हम आर्बिट्रेरी लेते हैं, खुद से हम कहीं भी ले सकते हैं जरूरत के हिसाब से, यही इसका क्या होता है, फायदा होता है, ठीक, जीरो वेक्टर का। ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ वेक्टर। अब हम आते हैं जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है,
एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, एडिशन ऑफ वेक्टर में 3 टाइप का आप पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल की तरह ही होता है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तीसरा होता है आपका हेड टू टेल, या इसको एक और नाम दे सकते हैं पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये हेड टू टेल भाई अपने से नाम रखा हुआ है, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिएगा क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ, पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वाह क्या शॉर्टकट है सर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसमें हम 2 वेक्टर के सम की बात करते हैं। अगर मैं 2 वेक्टर ले लूं तो ध्यान से देखिएगा ऐड करने का तरीका क्या होता है। अगर मैं एक वेक्टर ए ले लूं, ठीक, और दूसरा वेक्टर बी ले लूं, ठीक है, तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, देखिएगा हम क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर को बना लेंगे, बना लिया, ठीक, हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी, ठीक है। तो ए वेक्टर को हमने बना लिया, अब ए वेक्टर के टेल पे हमको क्या करना है, बी वेक्टर के, ए वेक्टर के टेल पे नहीं, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर के टेल को रखना है, ठीक, और ऐसे बना लेंगे, ठीक है। क्या करना है हमको, बी वेक्टर को शिफ्ट करना है ए वेक्टर के ऊपर, और कैसे शिफ्ट करेंगे, तरीका क्या होता है कि ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर के टेल को रख देंगे और ऐसे का ऐसे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भाई हम टेढ़ा करेंगे तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा, ठीक। अब जो हमारा रिजल्टेंट होगा, क्या, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा रिजल्टेंट, और वो भी कैसे होगा, इस तरीके से, मतलब ध्यान से देखिएगा, इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ क्या है, ए वेक्टर का यहाँ पे क्या था, टेल, यहाँ पे क्या है, हेड, बी वेक्टर का यहाँ क्या था, टेल, इसका क्या है, हेड, और रिजल्टेंट का हेड के बाद तुरंत क्या आ जाता है, हेड आ जाता है। मतलब ये जो हमारी सीरीज चल रही थी, टेल हेड हेड आ जाता है, ठीक है। जब हमको रिजल्टेंट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस क्रम को उलट देंगे, ठीक, टेल हेड, तो क्या हो जाएगा, फिर से हेड आ जाएगा, हेड के बाद तुरंत हेड आया तो समझ लेना ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो इस तरीके से, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और तीसरा वाला ऐसे बना हुआ है, पूछे आपसे ये क्या है, तो आप खुद से बोल दोगे क्या है, ये a प्लस बी है, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है वेक्टर आर। कैसे आपको पता चला, ये इसलिए पता चला क्योंकि हमने देखा टेल हेड फिर हेड आ गया, हेड के बाद तुरंत हेड जब आ जाए तो समझ लेना क्या है, वो हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ट्रायंगल लॉ ऐड करने का। देखो आप इसमें प्रूफ भी कर सकते हो, तो लेकिन प्रूफ मैं आपको बताता हूँ पैरेललोग्राम वाले में, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेम प्रूफ है, जैसे इसमें आप प्रूफ करोगे उसी तरीके से उसमें भी करोगे, ये हमको समझाना था इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक। पैरेललोग्राम में देखो क्या होता है, पैरेललोग्राम में उसी तरीके से, भाई बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, देखना कि अगर कोई वेक्टर, ठीक है, कहता क्या है इसमें कि अगर कोई 2 वेक्टर थीटा एंगल पे हैं, ठीक है, कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी कितने एंगल पे हैं, थीटा एंगल में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, और ये वेक्टर कैसे होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर क्या होंगे, किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड होंगे, क्या होंगे, एडजेसेंट साइड। अगर कोई भी 2 वेक्टर थीटा एंगल पे किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड की तरह काम कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक, इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, आर, वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में होगा, डायगोनल के डायरेक्शन में। समझ में आया, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर कोई 2 वेक्टर थीटा एंगल पर, अगर कोई 2 वेक्टर थीटा एंगल पर क्या कर रहे हैं, किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, बनाए जा रहे हैं, या किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड पर लग रहे हैं,
ठीक। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इनके बीचों बीच। भाई एक चीज बताओ आप हमको, अगर मैं ये पेन है, ठीक है, एक लोग इसको इधर खींचें और एक लोग इसको ऊपर खींचें, तो ये इधर जाएगा या ऊपर जाएगा? दोनों तरफ नहीं जाएगा, ये कहीं बीच में जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये आगे अगर हम ढकेलें, ऊपर की तरफ ढकेलें, तो ना तो ये आगे जाएगा और ना तो ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, बीचों बीच में जाएगा, ठीक है ना। ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, इधर ढकेलो और एक लोग उसी टाइम पे ऊपर भी ढकेलें, तो ये बीचों बीच में कहीं जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट, ठीक है, ये वेक्टर आर। अब अगर वेक्टर आर हमको निकालना है, ये हमारा वेक्टर आर है रिजल्टेंट, अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे, देखिएगा कैसे। ये अगर आपका बी है तो ये भी क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक। अगर ये ए है और ये भी, ये थीटा अगर एंगल, तो ये भी क्या होगा, थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, करस्पॉन्डिंग, ये थीटा दिख रहा है आपको कि नहीं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, चलिए अच्छी बात, ठीक है। ये थीटा हो गया आपका एंगल। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ बेस, ध्यान से देखिए, नाम दे दूँ एम एन ओ पी क्यू, चलो। अगर मैं बोलूँ एन ओ निकालना है तो एन ओ, थीटा दिया, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस हमको निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू लगाओ, क्या होगा, कॉस थीटा लगेगा, बताना हमको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाले में, एक मिनट, कॉस थीटा नहीं लगेगा, ऊपर देखिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा। अगर ये वेक्टर, ये बी नहीं होगा आपका, ठीक, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और इस वाले ट्रायंगल में ये क्या होगा आपका, ध्यान से देखिए। अगर एक चीज आप देख लीजिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का, अगर मैं एक वेक्टर बी लेता हूँ यहाँ पे, ठीक, और ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, तो इसका जो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, बी कॉस थीटा, और इधर वाला क्या होता है, बी साइन थीटा। ये कैसे निकल के आता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, ठीक, अगर मैं मिला दूं इसको, मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, ओ एम पी ऐसे नाम दे देता हूं। अगर आपको ओ एम निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, या अगर ये आपका क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स कंपोनेंट है, और ये क्या है, वाई, यही आपको निकालना है। क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया है, तो क्या करेंगे, एक बार कॉस थीटा निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बी, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा, मतलब ये वाला एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो गया, बी कॉस थीटा इस वेक्टर का, ठीक। उसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, अगर ये, एक मिनट, अगर मैं इसको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो देखिएगा, ये अगर y है तो ये भी क्या होगा, y। अब अगर y आपको निकालना है, हाइपोटेनस दिया है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, b साइन थीटा। मतलब यहाँ से निकल के क्या आ रहा है कि जो यक्स, अगर कोई कुल मिला जुला के इसका मतलब क्या निकला लास्ट में, कि अगर कोई वेक्टर थीटा एंगल पे काम करता है तो उसका थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, थीटा के डायरेक्शन में वो क्या होगा, b cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा, b sin थीटा। बस ये समझने वाली बात मेन क्या थी, यही थी कि b sin थीटा होगा और ये b sin थीटा, ये होगा b cos थीटा। ये अब देखिए, हमको निकालना क्या था, हमको यही ये रिजल्टेंट निकालना था। तो अगर मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँ, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर मैं ले लूँ, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा, ठीक। हाइपोटेनस क्या है, आर, आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। कहाँ से आया, ये ए इतना है और ये बी कॉस थीटा है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। सॉल्व करो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं आपको, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर दिख रहा है, छोटा छोटा कोई बात नहीं, दिख रहा है इतना। ये देखो, इन दोनों में बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों मिलके 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था, ठीक है। ये 1 हो गया तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या इसको सीधा कर देते हैं
तो आर हमारा क्या निकल के आ जाए, स्क्वायर है, उस साइड भेजोगे रूट में हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकल के आया, वो निकल के आया कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो उसको उसी से हमको क्या है, काम है। एक चीज और देखिएगा, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, बड़े वाले में, ठीक, तो r जो है वो अल्फा एंगल पे है, तो अगर मैं tan अल्फा निकालूं यहाँ से, ठीक, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ये है आपका क्या, अगर अल्फा आपसे पूछता है कभी तो। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, समझ के, ऐसे नहीं, हवा में नहीं चलना है, ठीक, समझ के आपको चलना है। ठीक, देखिए, आपसे अगर मैं पूछूं कि आर मैक्सिमम कब होगा, आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, आप यहां से मत बताओ, यहां से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। मैं आपसे नॉर्मल पूछता हूं कि अगर ये पेन है, ठीक, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ठीक, तो कुछ रिजल्टेंट आया, ये आया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर इस पे मैक्सिमम फोर्स लगना है, रिजल्टेंट मैक्सिमम लगे, ऐसा हम क्या कर दें भाई, एक लोग इधर खींच रहे थे, एक लोग ऊपर खींच रहे थे, अगर मैं बोलूं ज्यादा से ज्यादा इसको खींच पाऊं तो हम क्या करेंगे भाई, अगर दोनों लोग एक ही तरफ खींचने लगे तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्टेंट लगेगा। भाई ज्यादा से ज्यादा फोर्स कब लगेगा, जब दो लोग मिल करके दूसरे डायरेक्शन में खींच रहे थे, तो दोनों लोग मिलके एक ही डायरेक्शन में खींचने लगे तो फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा भाई। ठीक है ना, तो एक ही डायरेक्शन में खींचने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच का एंगल क्या, थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब कि आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम तब होगा व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 0। अगर थीटा हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आर उस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो r आ जाएगा तुम्हारा r मैक्सिमम इक्वल टू, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट में r मैक्सिमम। ठीक, तो r मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा a प्लस बी, मतलब r मैक्सिमम कितना आ गया, a प्लस बी। ठीक है ना, अब हम क्या देखते हैं, अगर r मिनिमम की बात करूं, कम से कम रिजल्टेंट कब होगा, मतलब इस पेन पर कम से कम फोर्स कब लगेगा, जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में अपोजिट खींचे, मतलब एक इस तरफ खींचे और एक इस तरफ खींचे, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचे, तो एंगल कितना होगा भाई, व्हेन r मिनिमम कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। भाई एक उस तरफ खींचने लगे और एक इस तरफ, तो 180 डिग्री हो गया, तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। कैसे आया भाई, cos 180 -1 कैसे आया, हम ब्रेक करेंगे cos 180 को, प्लस 90 प्लस 90, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 वैल्यू 1, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर -1 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r मिनिमम इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अगर माइनस बीच में हो गया तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और रूट से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी। मतलब कि r मिनिमम कितना आया, a माइनस बी, और r मैक्सिमम कितना आया, a प्लस बी। मतलब अगर r मैक्सिमम निकालना है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्टेंट निकालना है, तो सीधे दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और अगर मिनिमम निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को। समझ में आया, इसको आप लोग फील करके थोड़ा सा एग्जाम्पल तरीके से समझिएगा, तभी समझ में आएगा, तब ज्यादा अच्छा लगेगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एडिशन तक, यहाँ तक। इसके बाद का फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, और जो भी चीजें समझ में नहीं आती हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।